Back to my YouTube channel Bobita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for subject biology. Okay, this is our 9th lecture. In last lecture we have discussed about क्या पढ़ा था भाई, रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, रेस्पिरेशन था. फिर ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा था हमने. किसके अंदर पढ़ा था? प्लांट्स के अंदर. आज हमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है ह्यूमन बींग्स के अंदर. ओके, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मेन रोल प्ले करता है कौन बेटा? ब्लड. ब्लड जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है क्या करने का, जो सब्सटेंसेस हैं या वाटर है या फिर जो भी चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का कौन काम करता है बेटा? ब्लड ही काम करता है. ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. ओके, तो इसको हमें पढ़ना है ध्यान से. इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स 3 कंपोनेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट हो जाएगा ब्लड, सेकंड हो जाता है हमारे पास क्या, ये हार्ट हो जाएगा. ठीक है, जो पंपिंग ऑर्गन होता है. और जो थर्ड है वो कौन सा हो जाएगा? ब्लड कार्पसल्स. ठीक है, जो ब्लड कार्पसल्स मतलब कि ब्लड सेल्स लाइक WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास? जो 3 कंपोनेंट है किसके, जो 3 पार्ट हैं मेन, मतलब 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, किसका? ह्यूमन बींग का. ओके, 3 पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है. वो हमें 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ने हैं. तो देखेंगे आप, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज हेल्प इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन सप्लाई करेगा बेटा? ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होती है ना. ठीक है, और जो ब्लड है वही अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है. और वो सर्कुलेशन ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कहलाता है. ठीक है, तो हेल्प्स इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. और ये जितने भी मेटाबॉलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूवल का भी काम करता है. कौन? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. इसलिए इसको हम और भी क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने डिफरेंट पेन से इसको लिख रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है. ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया बेटा? ट्रांसपोर्टेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर था. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की तो सेम डेफिनेशन वही होगी ना, कि एक जगह से सब्सटेंसेस को दूसरी जगह पर पहुंचा देना. ठीक है, चाहे वो एयर है, ह्यूमन बींग्स के अंदर तो एयर भी होती है ना, क्योंकि एक जगह तो डीऑक्सीजनेट मतलब कैसी होती है? खराब एयर होती है, फिर वो कैसी होती है? प्यूरीफाई होकर आती है. ठीक है, इस तरीके से ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है. न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक जगह पे होते हैं, फिर उनको हर एक जगह पे पहुंचाया जाता है. तो इसी प्रकार इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं ये 3 पार्ट हैं. ठीक है, कौन कौन? ब्लड, ब्लड कार्पसल्स एंड द हार्ट. ये तीनों जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं. तीनों ऑर्गन्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं. किसके लिए? अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए. ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो तो कनेक्टिव टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है वो. ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है. और जो वेसल्स हैं सिंपल सेल्स की मिलकर बनी हुई होती हैं. और हार्ट जो है वो क्या है? ऑर्गन है. ओके, तो अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो 3 होते हैं इसके पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के. सबसे पहले आता है ब्लड, फिर आता है ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स. ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ जाएगा? जो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. ठीक है, उसके बाद आता है क्या? हार्ट. हार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास? पंपिंग ऑर्गन. ओके, मतलब हार्ट ही है जो ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड उनको सप्लाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, इस तरीके से. अब आता है एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है ब्लड. तो जो ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर वो रेड कलर का होता है, हमें पता है. लिक्विड पार्ट होता है, विस्कस लिक्विड होता है. उसी के अंदर ही मेनली हॉर्मोन्स या जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है या जितना भी यूरिया वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, सारी चीज़ें किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? ब्लड के एक पार्ट के अंदर. वो कौन सा पार्ट है? प्लाज्मा. ठीक है, लिक्विड लाइक मटीरियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. तो ये कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड के बारे में पहले पढ़ रहे हैं. ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, रेड कलर होता है इसका, विच सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी. जो ब्लड है अब उसका रेड कलर होता है और वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? सर्कुलेट करता है. इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? प्लाज्मा है, RBCs है, WBCs है और प्लेटलेट्स है. ठीक है, इसकी जो मेन कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स. ओके, 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है ब्लड का फर्स्ट पार्ट है कौन सा? प्लाज्मा. प्लाज्मा मैंने आपको बताया कैसा होता है? ये लिक्विड लाइक मटीरियल होता है. ठीक है, लिक्विड लाइक मटीरियल होता है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर. ठीक है, लिक्विड पार्ट है. 90% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? पानी प्रेजेंट होगा. 90% तो पानी प्रेजेंट है. उसके बाद क्या है? मिनरल्स भी इसी के अंदर ही होते हैं. मिनरल्स जो है ठीक है, हॉर्मोन्स हैं, ग्लूकोज है,
CO2, यूरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा अगर कोई पूछे प्लाज्मा क्या होता है बेटा, लिक्विड लाइक पार्ट होता है ये, ठीक है, लिक्विड होता है। और 90% जो पार्ट है प्लाज्मा का वो किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। बाकी जो 10% बच गया उसके अंदर क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। और ये हार्मोन्स वगैरह भी, हार्मोन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो भी इसी ब्लड के थ्रू ही जाएंगे ना, ठीक है। यूरिया है वेस्ट मटेरियल है, यूरिया क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके। तो ये भी इसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। फिर आता है कि हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा किस में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, CO2 को क्या करवाता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर उसके बाद आता है RBCs। प्लाज्मा के बाद क्या आ जाएंगी, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड कार्पसल्स। इसका जो मेन नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होता है, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इनको, RBCs को, ठीक है। तो जो RBC है ये इसका, इनकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, बाय कनकेव डिस्क लाइक, ठीक है, बाय कनकेव, कनकेव ऐसे होता है ना, कनकेव, ठीक है। तो बाय कनकेव लाइक डिस्क लाइक होती है ये, ठीक है। इन ह्यूमन मेल्स और फीमेल्स भी डिफरेंट होती है। मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है RBCs की संख्या, और फीमेल के अंदर कैसी होती है, कम होती है, ह्यूमन मेल के अंदर, ओके। ह्यूमन मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ओके, पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितनी हो जाएंगी, 5 से 5.5 मिलियन होती है। लेकिन फीमेल के अंदर 4 से 5 होती है, ठीक है, 4.5 से 5 के आसपास होती है, 4.5 से 5 या फिर 4.5 इतनी कम भी नहीं होंगी ना, ठीक है, 4.5 to 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ओके। इनके पास क्या होता है, एक आयरन पिगमेंट होता है, मतलब जिनके अंदर आयरन मेटल होती है, जो HB है उसके अंदर कौन सी मेटल होती है, आयरन मेटल होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि खून की कमी हो जाती है तो आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। तो हेमोग्लोबिन जो है ना, पिगमेंट जो है इसके अंदर रेड कलर का आयरन पिगमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो क्या रिक्वायर की जाती है, मतलब क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है, आयरन टैबलेट्स, ठीक है। तो आयरन कंटेन आयरन पिगमेंट्स नोन एज HB, ठीक है, HB, कैपिटल H स्मॉल b, कैपिटल H स्मॉल b, ठीक है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। और जो हेमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जितना ये ऑक्सीजन के साथ भी नहीं बनाता, ठीक है। मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड अगर इसको ब्लड करना है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। तो मतलब HB के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का और HB का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब 330 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे होता है, HB प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना वीक है, या फिर ये कह लो कि HB, हेमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है वो, HB और ऑक्सीजन के बॉन्ड से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 330 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है वो, ओके। तो वो बहुत जल्दी बॉन्ड बनता है। जो HB है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी कंबाइन करने की कोशिश करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेटा, ठीक है। तो ये देखेंगे इतना हो जाएगा। और इसमें आयरन पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। RBCs के पास जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो RBCs होती हैं वो कहाँ पे बनेंगी, बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज़ का होता है। मतलब 120 डेज़ के लिए जिंदा रहती है, उसके बाद वो क्या बन जाती है, नई बनना स्टार्ट हो जाती है, 120 डेज़, ठीक है। फिर क्या है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इसका मेन रोल क्या है कि किस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ओके। लंग्स से क्या होगा, प्योरीफाइड जो ब्लड आता है उसको कहाँ पर लेके जाएगी, मतलब ऑक्सीजन जो आती है वो ब्लड के साथ मिलकर और वो कहाँ पे चली जाएगी, फिर वो बॉडी सेल्स तक चली जाती है। डिफरेंट बॉडी सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन को कौन सप्लाई करता है, RBC, ठीक है। कहाँ से उठाती है RBC ऑक्सीजन को, लंग्स से, और लंग्स से कहाँ पर लेकर जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। कौन, RBC क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजन। कहाँ से लेती है, लंग्स से। कहाँ तक लेके जाती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। अब आता है WBCs के बारे में। जो WBCs होती हैं इनका एक स्पेशल नाम है, जैसे इनका RBCs का है एरिथ्रोसाइट्स,
ठीक है। इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। WBCs की फुल फॉर्म तो क्या रहेगी? वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स जो होती है बेटा वो सेल्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, वाइट ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं उनका नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ये जानी इसलिए जाती हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो है ये एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करती हैं, बनाती रहती हैं अपनी बॉडी के अंदर ये, ताकि बाहर से जो भी इन्फेक्शन आए उनके प्रति हमारी बॉडी जो है वो लड़ सके, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। कौन? WBCs। ठीक है, तो जो WBCs हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के क्या होते हैं? ये सैनिक होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज से, इंजरी से। ठीक है, कोई डिजीज जल्दी से नहीं होने देते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाते हैं। कौन? WBCs। तो इसके अगर फंक्शन लिखो आप या फिर कैरेक्टर्स लिखो तो क्या क्या लिख सकते हो? अच्छा, सबसे मेन बात तो इसकी न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस नहीं होता RBCs का। ठीक है, लेकिन जो WBCs होती हैं उनका न्यूक्लियस होता है और वो अगेंस्ट मतलब फाइट करते हैं, लड़ते हैं। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जब तक इनके अंदर क्षमता है, मतलब ब्लड के अंदर WBCs की मात्रा फुल है, ठीक है, कंप्लीट है, जितनी होनी चाहिए, डिजर्विंग है उतनी है, तो वो इन्फेक्शन से लड़ती रहती है, इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलने नहीं देगी। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक इन्फेक्शन रहता नहीं है ना, जो सेल्स है वो अपने आप को क्या कर जाती हैं? डैमेज होने से बचा लेती है और वो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। ठीक है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं ये, और जो डिजीज़ होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में? कि इट इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। और क्या लिख सकते हो? कि ये अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है वो उनका फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आ रहा है तो हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर रहे क्या करने के लिए? उनसे फाइट करने के लिए। तो WBCs का मेन रोल रहता है बेटा। ठीक है, ब्लड के अंदर। उसके बाद आता है फिर क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनको हम सोल्जर्स भी बोल सकते हैं। किसके? बॉडी के सोल्जर्स भी इन्हीं को बोला जाता है। किसको? WBCs को। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। और मेन जो प्लेटलेट्स का रोल है वो क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन अगर कोई मेन कैरेक्टर पूछे तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है ये? ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे कई बार आप देखते भी होंगे छोटे बच्चे जो हैं खेलते खेलते गिर जाते हैं, ठीक है, उनके घुटने से खून आने लग जाता है, तो वो क्या रेगुलरली वो फ्लो करता रहता है क्या? ब्लड नहीं फ्लो करता है, वो कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, उसका थक्का जम जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है बेटा? प्लेटलेट्स ही हेल्प करती हैं। तो प्लेटलेट्स का जो काउंट डाउन होता है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, फ्लो ही करता रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? वो फिर उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी ना। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो मेन रोल है वो क्या रहेगा? इसके बारे में क्या लिखोगे? इसके कैरेक्टर्स के बारे में क्या लिखोगे? प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख देना दे आर हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? ब्लड के बारे में। ठीक है, कि जो ब्लड है उसके कितने मेन पार्ट होते हैं? प्लाज्मा होता है, RBCs होता है, WBCs होता है, और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? ब्लड कार्पसल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, और कौन सी है? कैपिलरीज हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए अच्छे से कि जो ब्लड है उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स होता किन किन पार्ट्स के थ्रू है। ठीक है, तब तक आप इन लेक्चर को पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।